हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हम एक और मेहमान को आपसे मिलाने लाए हैं। आप हैं अनु भाटिया जी। आप समाज सेविका हैं और समाज के क्षेत्र में विभिन्न कार्य कर रही हैं। अनु भाटिया जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम जैसा कि ट्रू मीडिया पॉडकास्ट की परंपरा है, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि आप करीब 20 साल तक इंग्लिश की अध्यापिका रहीं, शिक्षिका रहीं। उसके बाद आपने यकायक एकाएक समाज सेवा की ओर अपना मुख मोड़ लिया। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? यकायक तो नहीं कह सकते, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक था। 20 साल का एक बहुत अच्छा करियर रहा, ब्रांडेड करियर रहा और एक सब्जेक्ट भी इंग्लिश रहा उसके अंदर, जिसकी की डिमांड रहा करती थी। लेकिन उसके अंदर भी सोशल सर्विस जिसे कहते हैं ना, सेवा चलती रहती थी। उस समय में बच्चों को फ्री एजुकेट करना, चाहे पर्सनल लेवल पे करना हो, चाहे स्कूल में उनकी फ़ीस पे करके करना हो, किन्हीं भी तरीक़ों से, तो वो चलता रहा था। उसमें कोई ऐसा नहीं कि नहीं किया। लेकिन एक वो चीज़ें होती थी कि हाँ, हाइड एंड सीक साइड बाय साइड चला करती थी। लेकिन जो समाज सेवा का फुल फ्लैश, वो एक डिसीज़न जो किया वो करियर को ड्रॉप करके तब किया। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कई बार लाइफ में जिसमें लगता है कि ये सेवा ही बेटर है, बाकी सब चीज़ें तो आनी जानी है, और साथ जाने वाली चीज़ रहती है वो हमारी सिर्फ सेवा। तो और मेरे फादर की एक लाइन हुआ करती थी, मुझे वो लाइन हमेशा याद रहती है कि ये शरीर मिट्टी है और इसे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। वाह, तो बस ये एक जो लाइन उनकी डेथ के बाद जो मेरे अंदर घर कर गई, बस उस लाइन से ही मैंने उनकी 2017 में उनकी डेथ हुई, और उसके बाद ही मेरे को ये रास्ता सेवा का जो है वो बस उनके जाने के बाद एक मार्गदर्शन जिसको कहते हैं ना, वो हुआ मेरे लिए, और वो टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ था। क्या बात है। अनु जी, कहते हैं कि पुरुष के पीछे या पुरुष की कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। यहाँ एक आप महिला हैं, सशक्त महिला है। आपकी इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? मेरी पूरी फैमिली का। क्या बात है। क्योंकि फैमिली की सपोर्ट के बिना आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते जी। घर से बाहर निकलने का आपका जो पहला कदम है वो आपकी फैमिली जब यस करती है कि हाँ आप जाइए, आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको अच्छे बुरे कई तरीके के लोग मिलते हैं। उन सब के बीच में आपकी फैमिली का आपके ऊपर विश्वास होना कि भाई आप जो भी चूज करेंगे, जिसका भी साथ लेंगे, जिसके साथ जाएंगे, जिसके साथ समय स्पेंड करेंगे, तो वो सही इंसान है। तो वो तभी हो सकता है जब फैमिली आपके ऊपर विश्वास करती है। और इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे हर वक्त इसके लिए मिलता है। बहुत बढ़िया, आप भाग्यशाली हैं, वरना ये मौके सभी महिलाओं को नहीं मिल पाते। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, नहीं मिलते हैं, लोग सोचते रह जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं बहनें मुझे मिलती हैं आज भी, देख के कहती हैं अनु जी बहुत मन करता है हमारा कि हम भी आपकी तरह कुछ करें, लेकिन फैमिली की टाइम टेबल और कई बारी कुछ पर्सनल इश्यूज, तो बहुत सारी चीज़ें देख करके वो मन महसूस कर भी रह जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको अनु जी। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि आप सेवा कामना वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट की संस्थापिका हैं, आपने इसकी स्थापना कैसे की और इसे स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक्चुअली मैंने जो सेवाएं शुरू की थी वो पर्सनल लेवल पे स्टार्ट की थी, और मन से शुरू की थी। कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, कोई ग्रुप बनाना है। अपने पर्सनल लेवल पे, अपने पर्सनल फंड से अपने करियर को ड्रॉप करके, और एक ये सोच थी कि मैं जो भी मैंने अर्न किया अपनी लाइफ में, जितना भी किया, जो भी मैंने अपनी सेविंग्स की, तो मुझे ये मैंने आपको कहा ना, मेरे फादर की डेथ एक टर्निंग पॉइंट था उसके अंदर। तो मुझे यही रहा कि भाई मुझे इन्हीं को यहीं से कमाया है और यहीं सेवा में लगा के अपने अकाउंट्स क्लियर करने हैं मुझे। मन मेरा यही था और इसी भावना से चली थी। लेकिन जब करते हुए, जब आप कभी भी कोई भी कार्य ग्राउंड लेवल पे करते हैं, लोगों को लगता है कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब आप यहाँ से बैक नहीं हो, तो वो मुझे आप जैसे ही सब लोगों का मोटिवेशन मिला कि अनु जी आप कर रहे हैं ऑनेस्टली वर्क, ईमानदारी से और मेहनत करते हुए उनको दिखाई दे रहे थे कि किसी भी विषम परिस्थितियों में ये सेवाएं चली हैं, और एक महिला होके, और साथी भी ज़्यादातर महिलाएं थी। तो ये सब सेवाएं रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि महिला जितने अच्छे तरीके से एक कार्य को कर सकती है, अगर अपना परिवार चला सकती है तो सेवा भी कर सकती है। तो बस वही एक सोच जो थी उसी से हम चलते गए, और उसी के साथ में ही सब लोगों का ये रहा कि अनु जी आप ग्रुप बनाइए, ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। और आपको एक अच्छी बात बताऊं, इस सेवा का ये जो ग्रुप बनाया ना मैंने, ये क्या कहते हैं संस्था, तो ये संस्था बनी जुलाई 2020 जी।
उस समय कोरोना के टाइम था जी। और ऑफिस सब बंद हुआ करते थे, वर्क फ्रॉम होम चला करते थे। लेकिन मेरे पर सब लोगों का ये था कि अनुज जी इसको हमने बढ़ाना है, भाई आप यहाँ से बैक नहीं होगी, क्योंकि जैसे मैंने अपना बताया कि मैं अपने पर्सनल फंड से चली थी और उसी से आगे बढ़ती चली जा रही थी, तो लोग आ रहे थे, ऐसा नहीं कि साथ नहीं आ रहे थे, बट एक होता है विश्वास, ऑर्गेनाइजेशन में विश्वास सबका ज़्यादा होता है जी जी। और उसके अलावा भी पर्सनल लेवल पे एक अलग चीज़ होती है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको बढ़ाएं और ग्रुप बनाएं। तो मैंने अपनी फाइल दी जब ऑफिस थोड़े से खुले, जब कोरोना के बाद में जी जी, तो जी। और मेरा डेली मैं वहाँ पर भी अपनी एप्लीकेशन दूँ कि आप मेरी फाइल को ओके करिए, मीन्स आप संस्था रजिस्टर्ड करिए। तो जब फर्स्ट डे जब मीटिंग हुई मेरी वहाँ पर जज साहब से, तो उन्होंने कहा अनु जी आपकी फाइल का बहुत प्रेशर था, आज मुझे घर से यहाँ आना पड़ा साइन करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो आप नेक कार्य कर रहे हैं, इसीलिए दबाव था, प्रेशर था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अनु जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, ये संस्था जो आपने स्थापित की है, इस स्थापित करने के लिए सामाजिक या अन्य कुछ चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ा? बिल्कुल जी। आप कोई भी कार्य करिए बिना चुनौतियों के तो आप कर ही नहीं सकते। और मैं आपको सही बताऊं, चुनौतियों के बिना कार्य करने में मजा भी नहीं आता। अगर आप स्मूथली चल रहे हैं तो आपको नहीं, हार्ट्स आते हैं ना, हजार्ड्स, तो वो हजार्ड्स और हार्ट्स जो होते हैं वो लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं और आप उसमें कुछ बेटर निकाल के लाते हैं जो लोगों के लिए एग्जाम्पल होता है। तो उदाहरण ही बनने के लिए चुनौतियां जिसकी लाइफ में नहीं है उसकी लाइफ में मजा भी नहीं है। वाह वाह। तो उसके लिए कहते हैं ना, अगर गुलाब आप लेना चाहते हैं तो कांटों से निकल कर जाना पड़ता है। क्या बात है, क्या तो बस वो कांटे आते हैं और कांटे ही आपको जो उस गुलाब की खूबसूरती का आनंद ले, फिर आप उस गुलाब को जो केयर करते हैं ना, वो फिर वो तभी मजा आता है। और यही इस संस्था को बनाने में, चलाने में, इसका संचालन करने में, इस तरीके की परिस्थितियों का, विषम परिस्थितियों का बहुत सारा सामना करना पड़ा और आज भी करना पड़ रहा है। अनु जी, आप समाज सेविका हैं और समाज में बहुत ही, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, चाहे वो भोजन से जुड़ा हो या कैरियर से जुड़ा हो, आप उनकी सेवा देते हैं। लेकिन समाज में देखा जा रहा है कि आजकल वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी क्या कमी है हो रही है हमारे समाज में वर्तमान में, जो बुजुर्गों के लिए घर में जगह नहीं होती, जो कि वो घर ही, वो बुजुर्ग ही बनाते हैं अपने बच्चों के लिए? ये क्यों हो रहा है? इसमें हमें चिंतन की ज़रूरत है। क्या आपको दिखता है इसमें? इसमें ज़रूरत, देखिए आज की लाइफ बहुत एडवांस हो गई है और हम भी अपने बच्चों को यही कहते हैं कि आप अपना करियर बनाइए। हम शुरू से, आज अगर आपके घर में छोटा सा बच्चा 2 साल का स्कूल जा रहा है, कभी टाइम था 5 साल का बच्चा स्कूल जाता था, तो वो 5 साल तक अपनी नानी दादी के पास में रहता, खेलता था, उनके संस्कार सीखता था। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, बच्चा 2 साल का स्कूल जाता है, अब स्कूल जाता है तो स्कूल वाले भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ दे देते हैं बच्चों को कि अब आप डांस एक्टिविटी करिए, अब आप एरोबिक्स करिए, म्यूजिक करिए, योगा करिए, सारा दिन बच्चा उनमें बिजी रह गया। तो बच्चा अपनी फैमिली के टच में नहीं है, वो शुरू से ही नहीं है। और पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं, मेरा बच्चा आज इस क्लास में है, आज इस क्लास में है, मतलब उनकी हैप्पीनेस का भी ठिकाना नहीं होता। जी। और एक तरीके से हम कहते हैं एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन बच्चे का अपनी फैमिली के साथ जो इन टच है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि रात आते आते बच्चा 8 बजे अपना गोइंग टू बेड हो जाता है, और नहीं तो बच्चा कुछ हमारा ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल, ये नहीं छोड़ता। हाँ। बच्चे भी कहते हैं पूरे दिन की हकटेक के बाद में हमें भी इंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो भी उस एंटरटेनमेंट, तो वो जो नानी दादी वाली जो मोरल एजुकेशन की स्टोरीज होती थी वो वाली अब नहीं रही। अब वो क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, बड़ा होता है, तो उसको फिर यही रह जाता है, वो शुरू से इन एक्टिविटीज़ में, आगे जाके करियर एक्टिविटीज़ में, एजुकेशन हब्स, अगर आपने 11th करनी है तो 10 से 11th की क्लासेस ले लो, अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है 11th से आप 2 साल की उनकी कोचिंग ले लो, तो बच्चों पर डबल प्रेशर, तो वो फैमिली के टच में नहीं रहा। जब बच्चा फैमिली के टच में ही रहा तो उसकी जो संस्कार होते हैं, जो मॉरल एजुकेशंस होती हैं, उनकी वो फीलिंग्स धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब बच्चा अपनी करियर की तरफ दौड़ता है और उसके बाद अपनी फैमिली की तरफ, अपनी पर्सनल फैमिली की तरफ, तो उसका जो पेरेंट्स के साथ जो अटैचमेंट है वो उसकी नज़र में ये रहता है कि मेरे पेरेंट्स को रोटी सब्जी कोई भी दे रहा है, चाहे मेड दे रही है, चाहे आश्रम दे रहा है, कोई इतना ही ज़रूरी है उनके लिए। उसको ये नहीं रहता कि उनको उनकी पर्सनल फीलिंग चाहिए, प्यार चाहिए, समय चाहिए, बिल्कुल। वो इन चीज़ों को भूल जाता है। तो इसी वजह से ये आश्रम जो हैं ये इंक्रीज हो रही है। और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारा भी बहुत सारे वृद्धाश्रम में जाना आना रहता है जी। तो एक वृद्धाश्रम में एक अंकल थे हमारे, बहुत प्यारे अंकल, अंकल डॉक्टर थे, और अंकल को पैरालाइज हुआ
और उनके 2 ही बच्चे, वाइफ की उनकी कोरोना में डेथ हो गई थी, सीनियर सिटीजन अंकल थे, और उनके 2 ही बच्चे थे, और बेटी 28 ईयर्स ओल्ड अनमैरिड गर्ल और बेटा 22 ईयर्स ओल्ड, दोनों ही अनमैरिड, और दोनों बच्चे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में जॉब करते हैं, हाई प्रोफाइल जॉब उनकी। बट अंकल इज़ लिविंग इन द आश्रम। हमने अंकल से पूछा भी अंकल ऐसा क्यों? कहते हैं जी बच्चों की डे नाइट जॉब होती है। वो कहते हैं कि भाई अब घर में हम किसी मेड या केयर टेकर को भी रखते हैं तो पापा एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि भाई कौन कैसा कब आपके साथ ट्रीट कर रहा है। तो अब आप आश्रम में रहेंगे, आपका दिल लग जाएगा और आपको भी वहाँ पर फैसिलिटी सारी मिल जाएगी। बट हम उन बच्चों से आज पूछते हैं, अभी अंकल की 2 महीने पहले डेथ हो गई उनकी उसी आश्रम में। मतलब हम आज भी उनको इतने बाय हार्ट बहुत मिस करते हैं। तो हम पूछते हैं कि भाई अगर वो उनके घर में रहते, एटलीस्ट सुबह शाम अपने बच्चों के फेस तो देखते। और हमने उनके साथ में रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया तो अंकल कहते हैं मेरी जो पिक्स है ना मुझे दो, मैं बच्चों को दिखाऊंगा कि मेरे बच्चे देखेंगे मैंने यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। तो मतलब उनके लिए कितनी हैप्पीनेस थी अपने बच्चों को कुछ अपनी बात करने के लिए। बिल्कुल। तो यही अगर वो घर रहते, वो बच्चे सुबह शाम मिल जाते, चलो भाई ठीक है आप बहुत हार्ड वर्किंग जॉब में हो, बट पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं। इस लाइफ के इस मुकाम तक पहुंचाने वाले वो अंकल थे। आज जब वो उनकी अपनी लाइफ पार्टनर नहीं थी, उनकी फिजिकल कंडीशन अपनी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उनको कौन चाहिए था? उनको आप चाहिए थे। कैसे भी करते, कुछ भी करते, उनकी लाइफ अगर इतनी थी तो एटलीस्ट उनकी लाइफ का जो ज़िंदगी का लास्ट पड़ाव था उसमें जो उनके मन में कमी रही होगी अपने बच्चों के प्रति। अपने घर में इतना बड़ा घर उनका और यहाँ आश्रम का एक बेड ही उनकी लाइफ थी। उसी पे ही उन्होंने अपना रेडियो भी छोटा सा रखा है, उसी पे ब्रीफकेस भी पड़ा है, उसी पे टॉवल भी है, उसी पे मेडिसिन की ट्रे भी पड़ी है। तो वो मतलब एक जिसने इतना बड़ा घर परिवार बनाया और आज वो एक बेड पे सिमट के रह गया तो देखकर रोना भी आता था। वाकई। तो हम लोग यही चाहेंगे कि बच्चों में ये संस्कार बने रहें, पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरीके के संस्कार शुरू से दें। अनुज जी, मैं यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से एक शिशु होता है, एक छोटा बच्चा होता है, तो उसको अपनी मम्मी से बड़ा लगाव होता है, अपनी माँ से बड़ा लगाव होता है। अपनों जो व्यक्ति रोज़ाना उसको अपनी आंखों से दिखते हैं, उसे रिश्ते नहीं पता होते। माँ तो इसलिए प्यारी होती है कि उसका पेट भरती है, भोजन देती है, या वो अपने शरीर से लगा कर रखती है या केयर करती है। उस बच्चे को ऐसा फील होता है सब कुछ मेरा संसार यही है। उसको नहीं पता रिश्ते, समाज नहीं पता, लेकिन उसे फीलिंग होती है कि भाई अगर उसे अपनी माँ नहीं दिखती है तो वो रोने लगता है, तो उसकी माँ उसके पास आती है तो वो चुप हो जाता है। वो उसकी माँ उसे अपने छाती से लगाती है या अपनी गोदी में लेती है। ठीक वही फीलिंग जब हम वृद्ध हो जाते हैं, हमें भी लगता है कि हमारे बच्चे शाम को आएंगे और हमारे बच्चे हमसे बात करेंगे, टच करेंगे, आपने क्या खाया क्या नहीं खाया, आप किसका फ़ोन आया, फलानी घर की बात, मौसी की बात। जब उस उम्र में जब वृद्ध एक बच्चे के रूप में हो जाते हैं तो उन्हें भी अपने अपनों की टचिंग की आवश्यकता होती है। उस कंडीशन में वो लोग क्या करें जिनके बच्चे आउट ऑफ इंडिया हैं और वो बच्चे जो वृद्ध हो चुके हैं वो यहाँ अकेले रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई बार तो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जी कि बच्चों को अपने से दूर करना पड़ता है। अब ऐसे में हम यही कहेंगे कि परिवार, कहते हैं जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार एक प्रथा हुआ करती थी, लेकिन आज हम लोगों ने उसे दरकिनार कर दिया जी। हमारा उद्देश्य उसको दरकिनार करना कि हम अपने में, अपने पर्सनल लाइफ में भाई भाई की नहीं सुनता, बहन भाई की नहीं सुनते, और इवन अपने परिवार में आजकल तो माँ बाप की भी नहीं सुनते ये जो है। बिल्कुल। तो हमने उनको दरकिनार, अगर हम उसी प्रथा को दोबारा ले आते हैं जी। एक बारी हम उसको करके देखें। आज भी अगर जो 20-30% परिवार बचे हैं जो संयुक्त परिवार प्रणाली में चल रहे हैं, जिनका जॉइंट फैमिली संग, उनसे पूछिए, वो अपने बच्चों को जब घर छोड़ के जाते हैं ना, वो बिल्कुल मेंटली फ्री होते हैं जी। वो कहते हैं हमें कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज क्योंकि घर में बड़े बैठे हैं, चाहे वो बड़े उठ के उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, बट वो बड़े बैठे हैं ना, वो ये तो देख लेंगे कि बच्चे ने गेट अननेसेसरी तो नहीं खोला, बच्चे की गैस अगर जल्दी छूट गई तो उन्हें पता तो चल जाएगा, शोर तो मचा देंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए संयुक्त परिवार प्रणाली होनी ज़रूरी है, जिसको हमें आज से फिर शुरू करना चाहिए। जो हो गया वो तो हो गया जी, बट अगर हम दोबारा इसकी तरफ चले तो हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में जो खो चुके हैं उसको हम दोबारा पा सकते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों की दी, और दर्शक इस आपकी चर्चा को सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं,
और प्रसन्न हो रहे हैं कि संयुक्त परिवार की कितनी आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि हम एकल परिवार में रह रहे हैं तो उससे बिखराव हो रहा है, जीवन हमारा बड़ा आधा अधूरा रह रहा है, हमारी उम्र उससे बहुत कम हो रही है। क्योंकि संयुक्त परिवार में रहते हो, जैसा आपने कहा कि हम निश्चिंत होकर जाते हैं, टेंशन मुक्त होकर बिल्कुल जाते हैं, टेंशन फ्री होकर जाते हैं। चलिए, हम जानना चाहेंगे कि इस संस्था के मुख्य उद्देश्य क्या है और ये गरीबों, असहाय और बुजुर्गों की सहायता कैसे करती है? संस्था का मुख्य उद्देश्य है मदद जी, मदद जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर हो जी। उसको करने के लिए ना तो समय का देखा जाता है, ना स्थान देखा जाता है, और ना ही कार्य प्रणाली देखी जाती है। हमें यह देखना है कि हम किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे पहुंच सकते हैं, जिसे आज की समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, अब आज के उसमें देखते हैं, हम देखते हैं बहुत हमारे हिंदू धर्म में बहुत भंडारे होते हैं जी। लेकिन एक बार हम उन भंडारों में से होकर निकल जाएं तो सबसे पहले तो हमें वहाँ पर जो जूठा मिलेगा उसमें वेस्टेज ऑफ अन्न बहुत मिलेगा। हम लोग हर जगह देखते भी हैं। अब हम उस चीज़ को दरकिनार नहीं कर सकते बिल्कुल कि भाई हाँ वेस्टेज नहीं है, बहुत वेस्टेज होती है। अगर उसी से ही कम से कम और 100-200 लोगों का पेट भर सकता था बिल्कुल। लेकिन हम वो सड़क पे लगा करके कई बारी वाहवाही और कई बारी शाबाशी और बहुत सारी चीज़ों को हम शो अप करते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम सेवा करें, हम अपने धर्म की, अपनी संस्कृति में जो दान देने का जो हमारी परंपरा है हम उसको बढ़ाने के लिए उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उस समय में ज़रूरत है। ज़रूरत ये नहीं है कि कोई भिखारी सड़क के किनारे बैठा है, सिर्फ उसी को ज़रूरत है। ज़रूरत उसको हो सकती है जो इस समय सर्कमस्टेंसेस से घिरा हुआ है। सपोज करिए, जैसे हम एक एग्जांपल, हमारी संस्था की जो सेवा होती है वो हॉस्पिटल्स पर होती है। हॉस्पिटल कौन से? सरकारी हॉस्पिटल पर ज़्यादा रहते हैं हम लोग। अब सरकारी हॉस्पिटल में मैं और आप इतनी जल्दी से नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस भर सकते हैं, हम लोग नहीं। लेकिन वहाँ कौन आता है? मजदूर क्लास, लेबर क्लास, वही जो रोजी रोटी डेली वेजेस पे कमाने के लिए। क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने कमाना था 500 और डॉक्टर के पास जाएंगे तो लगेंगे 1000। तो इस दिशा में वो अपनी एक दिहाड़ी छोड़ करके उसमें सारा दिन, हिंदी में बोले तो धक्के ही खाते हैं जी। एक तरीके से जिसको कहते हैं कि वो बहुत परेशान, इस रूम से उस रूम में, उस रूम से इधर, सारे में भटकते फिरते हैं कि किसी तरीके से हमारा इलाज, हमारे परिवार में जो भी व्यक्ति बीमार है उसको इलाज की सुविधा मिल जाए। तो उस सुविधा, अब उसमें कई बार ऐसे भी हो जाते हैं जो रियली उतने ज़रूरतमंद नहीं थे उस दिन में, लेकिन आज उनका सुबह से लेकर शाम हो गई वहाँ भटकते हुए, वहाँ परेशान होते हुए, तो एक कप चाय, 2 रोटी या कुछ भी खाने की कोई भी सेवा, फलाहार या कुछ भी तो वो उनको जब मिलता है ना, तो वो उनके ना इस मानसिक राहत से लेके इस दिल तक राहत पहुंचती है। वाह। और जब किसी के दिल में राहत पहुंचती है तो वो जो उस समय जो प्रेयर कर देता है ना, तो वो ऊपर वाला सुन करके खुद नीचे पहुंच जाता है। वाह वाह वाह। तो इसी दिशा में हम लोगों की कार्य सेवाएं चलती हैं कि हम उन तक सेवाएं पहुंचाएं जिन्हें आज इस समय में सबसे ज्यादा जरूरत है, जमीनी स्तर पर। और आपको एक चीज और ऐड करती हूँ, कई बार लोग बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं, बहुत दिशाओं में कर रहे हैं, उनके बराबर क्या, उनके चरणों के बराबर भी हम सेवा नहीं कर पा रहे। हमारी सेवाएं अभी बहुत चींटी के बराबर चल रही है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हम महिलाएं हैं। एक महिला जब अपने परिवार में इतनी सी सब्जी से सबका पेट भर लेती है ना, वो संतुष्ट हो जाती है। तो सेम वही हम भी जब लेकर के जाते हैं तो वो महिलाओं वाले तरीके से, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी पूरी टीम ज़्यादातर महिलाएं हैं, तो वो महिलाएं बहुत तरीके से सबको पेट भरने की कोशिश करती हैं कि उनको संतुष्टि भी हो, तसल्ली भी हो, पेट भी भरे, और हमें भी, और हमारे जो पीछे सपोर्टर्स हैं, जो दानदाता हैं, उनको भी तसल्ली हो कि हाँ भाई हमारी हमने जो भी दान किया या जो भी हेल्प की, सपोर्ट किया, वो सही जगह। वाह 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 वाह, अच्छी बात है ये। वाकई आप अच्छे मन से, सच्चे मन से, नेक नियत से आप कर रहे हैं, तभी इतनी सारी सुविधाएं आपके उपलब्ध हो पा रही हैं। बिल्कुल सही। वाकई हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि जो आप भोजन की परंपरा जो आपने चलाई है, चाहे वो हॉस्पिटल है या असहाय लोगों तक पहुंचती है, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचती है, ये आपने कब शुरू की और इसके शुरू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हाँ, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि अपने फादर के जाने के बाद में इस दिशा की तरफ कदम बढ़ाया। शुरुआत तो पहले से ही, मतलब मैं कह रहा हाइड एंड सीक तो पहले चलती थी, लेकिन फुल फ्लैश जो थी वो 2017 के बाद से शुरू हुआ। और इस दिशा में बढ़ते बढ़ते ईश्वर की दया से कि हम बढ़ते ही जा रहे हैं, हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, बस वीर तुम बड़े चलो, बस वही। वाह 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 वाह, वीर तुम बड़े चलो, क्या बात है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें सूत्रों ने बताया कि जो
सरकारी आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पर जो बेचारे गरीब होते हैं या जो असहाय होते हैं उनको मेडिकल टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है और वो बहुत बाहर जाके बड़े महंगे होते हैं। आप उन मेडिकल टेस्ट को उनके लिए सस्ते में या फ्री में मुहैया कराते हैं, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? वो भी जब हॉस्पिटल्स हम जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि लोग आते हैं, डॉक्टर को दिखा लिया, उस समय कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल में होते हैं, उसके लिए भी बहुत लाइनें, बहुत लंबी लंबी डेट्स भी मिलती हैं और कुछ टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते किसी भी रीज़न से, समटाइम्स हो जाता है। तो उस दिशा में हमने 1-2 हॉस्पिटल से कंसल्ट किया, उन्होंने भी हमारी सेवाएं देखी। देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल कभी भी आपको एकदम से फ्री कुछ भी नहीं देते, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने भी हमारी सेवाएं देखी कि आप ग्राउंड लेवल पे जो सेवा कर रहे हैं वो बिल्कुल सपोर्टिव है और लोगों को डायरेक्ट मदद कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, फिर भी चाहे डॉक्टर है और चाहे कोई भी है, पीछे तो एक इंसान है, मनुष्य है, बस। सही बात। तो वो इंसान की इंसानियत वहाँ पर भी जागी, उन्होंने ही हमें आगे बढ़कर कहा कि भाई आपकी तरफ, हमारी तरफ से ये सेवाएं हो सकती हैं। जी जी जी, मतलब ये नहीं कहती कि 100% सारी कुछ थी, बट उन्होंने अपना जो भी वो कर सकते थे बेटर, उन्होंने वो सेवाएं हमारी तरफ ऑफर की और हमने उन सेवाओं को लेते हुए उस चीज़ को आगे बढ़ाया ग्राउंड लेवल तक। लोगों के हमारे साथ में जुड़े हैं मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज और धर्मशिला सुपरनारायण हॉस्पिटल, दोनों हॉस्पिटल हम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं, दोनों ही हमारे को जितनी हेल्प हो सकती है अपनी तरफ से करते हैं। मैक्स हॉस्पिटल की ओपीडी हमारे ऑफिस पे भी लगती है जी, और फ्री ओपीडी लगती है, उसमें डॉक्टर आके फ्री लोगों को देखते हैं और जो उस समय के जरूरत टेस्ट होते हैं वो भी करते हैं। और धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल, उसमें कैंसर से रिलेटेड जो कि बहुत कॉस्टली टेस्ट होते हैं जी, उन्होंने वो अनलिमिटेड टेस्ट हमारे जितने भी, जिनको भी हमने कहा कि करवाने के लिए, चाहे जरूरी नहीं है कि वो पीड़ित थे, अभी मतलब कि एक एज के बाद में कहा जाता है कि ये टेस्ट हो जाना चाहिए जी जी, तो उन्होंने वो सारे कॉस्टली टेस्ट वो करवाए वहाँ पर और बाकायदा उनकी रिपोर्ट्स हमने भी क्रॉस चेक और डॉक्टर्स को दिखाई। टचवुड बहुत अच्छा रहा सब कुछ, अभी तक इन दोनों हॉस्पिटल्स का सफ़र हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है। वाह वाह वाह। अनु जी, जैसा कि अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया कि 2017 से आप ज़मीनी स्तर पर अपनी संस्था के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से काम कर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि इस दौरान कोई ऐसी घटना जो आपको अच्छी लगी हो या अच्छी नहीं लगी हो, जो संस्मरण जो हमारे दर्शकों को साझा करें, जिसने आपके दिल को छुआ हो। आपको बताती हूँ, बहुत सारे संस्मरण हैं, बहुत सारी यादें हैं। जब भी आप किसी भी एक तरफ चलते हैं तो खट्टे मीठे लाइफ के बहुत सारे अनुभव आपको होते हैं। जी जी जी। देखिए कई बार क्या होता है कि मैंने आपको कहा हमारी संस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं वो दानदाता, जरूरी नहीं है कि दान देने के लिए वो इतना सारा कैश ही लेके आएंगे, ऐसा कोई हमारा वो नहीं है। हम तो कहते हैं आप अपनी सेवा लेके आइए, जो आप चाहते हैं करना। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत पहले हमारी चाय की सेवा शुरू से चल रही है और अभी तक चलती है, बट पहले होती थी वीक में 1 या 2 दिन इस तरीके से, अब धीरे धीरे तो शुक्र है ईश्वर का, बोलना भी नहीं चाहिए। तो उस समय एक हमारे पास एक आंटी आया करती थी, बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग आंटी थी वो, और वैसे मैंने कहा ना पढ़ाती थी तो शुरू से ही जानकार थी पढ़ने उससे, तो वो आया करे और आकर के जैसे उनको पता था कि इस दिन मेरी चाय की सेवा चल रही है, तो एक बुजुर्ग आंटी नियर अबाउट 75 की थी उस समय में जी, और उनके हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ था, देखिए सबसे बड़ी चीज़। तो वो आकर के मेरे पास आए, बच्चों को पढ़ाती हुई थी, मेरी किसी बुक या फाइल के नीचे एक 250 ग्राम चाय पत्ती का पैकेट रख के चुपचाप बातें करते करते आंटी चली जाए। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, ऐसा करके मुझे डाउट हुआ कि भाई यहाँ होता तो नहीं था, तो कुछ भी है देखो पता तो चल जाता है। तो ऐसे करके जब 2-3 बार बीत गए, फिर वो आंटी सेम डे आई और मैंने उनके हाव भाव देखे कि वो बस वो अपने थैले से निकाल करके विशेष ध्यान किया गया। तो मैंने उनको देखा, तो मैं कहा आंटी ऐसा जो आप लेकर आए हो ना वो मेरे हाथ में दो, क्योंकि तो वो थोड़ा सा एकदम से ना झिझक गई कि भाई मैं लेकर आई हूँ एक छोटा सा चाय की पत्ती का पैकेट और 400-500 कप चाय बनती है उसमें, भाई साथ में और भी नाश्ता वगैरह सब जाता है। जी जी। तो मैंने कहा आंटी आप ये देखो कि आप जो लेके आए हो ना, मैंने इस पत्ती को जब भी यूज़ किया इसकी बरकत बढ़ गई। मतलब अपने आप को एक फीलिंग आती है, देखो बुजुर्गों का आशीर्वाद, किसी का भी मन के भाव बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने उनको ये बोला कि आंटी हमारी इससे बरकत बढ़ी, आप मेरे हाथ में दो। तो आंटी के वर्ड्स से आपको मैं सुनाती हूँ कि बेटा मैं ना कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती, बहुत ध्यान से सुनने वाले शब्द हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती, मेरी ना 2000 रुपये विडो पेंशन है जी, उनके जो वर्ड्स थे। और वैसे मैं बेटों पे अपने आश्रित हूँ,
मेरे बेटे मेरी दवाई, देखो पेस मेकर लगा तो दवा दारू भी बहुत चाहिए, तो बेटे मेरी दवा दारू सब करते हैं, खाना पीना भी देते हैं, लेकिन फिर भी होता है कि ये 2000 मेरे हैं, उनको ये था ये मेरे हैं सिर्फ। तो ये पैसे जब मेरे पास होते हैं तो अब मैं कहीं बाहर अंदर गई तो रिक्शा भाड़ा भी खर्चती हूँ, हर वक्त तो नहीं मांगती रहूँगी लाओ 10 रुपये 20 रुपये, ये रह गया। और कभी मंदिर गुरुद्वारे गई तो 10-20 रुपये वहाँ पर भी दान पेटी में चलता है, और नाती पोते आते हैं तो 100-50 उनके हाथ में भी देती हूँ, और किसी वक्त मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई, अर्जेंट मुझे लेके आनी है तो मैं वो भी खर्च लेती हूँ। जी जी जी। तो मतलब देखो उनकी 2000 की व्यवस्था देखो कितनी जगह बटी हुई थी, तो उसमें से मैं सिर्फ इतनी ही लेकर आ सकती हूँ। तो मैंने कहा आंटी आप लेकर आई, आपने 4 बार ले आई तो 1 किलो चाय की पत्ती, बिल्कुल है ना, और 1 किलो उस समय 250 रुपये की पत्ती आ रही है, तो आपने अपनी 2000 में से 250 की सेवा तो कर दी। वाह, सबसे बड़ी चीज़ कि आपने 250 रुपये आपने खर्च दिए, तो उनसे पूछो जो 25,000 में से 250 नहीं निकालते, सही बात है। बहुत सारे लोग हैं हम देखते हैं कि उनसे वो नहीं निकलते, तो कहा आंटी आपने इसमें से इतने निकाल दिए, तो ये आप ये मत सोचो आप हक से दो हमें। तो ये जिंदगी का जो था कि वो जो उनकी आंखों में जो से कहते हैं ना चमक दिख रही थी, खुशी दिख रही थी, खुशी से जो उनके आंसू झरझराए कि भाई उनको लगा, पहले वो सोचती थी कि शायद मेरी सेवा बहुत थोड़ी है, लेकिन हमने कहा आपकी थोड़ी नहीं, आपकी तो बहुत अच्छी सेवा है, और इसी से ये हमें आशीर्वाद भी देती है। और टचवुड आंटी आज भी हमारे संपर्क में हैं, आज भी इसमें उनको मतलब ईश्वर करे उनकी उम्र लंबी हो, उनके भाव के लिए हम कहेंगे कि वो इस तरह से सेवाएं और अपनी आगे बढ़ाती चले। वाह वाह, बहुत अच्छा संस्मरण आपने हमारे दर्शकों को शेयर किया। हम आगे बढ़ते हैं अनु जी, जैसा कि घरेलू महिला हैं, समाज सेविका हैं, पत्नी हैं, माँ हैं, और ये ट्रस्ट भी बहुत अच्छे से चला रही हैं, ये सब कुछ आप कैसे संतुलित कैसे कर लेती हैं? सबको संतुलित करने में मैंने सबसे पहले कहा रोल होता है फैमिली का जी, तो यहाँ पर भी मेरी फैमिली का रोल सबसे आगे है जी, क्योंकि वो भी इन्हीं भावनाओं से ही कहीं ना कहीं ओतप्रोत है जी। ऐसा नहीं कि उनके लिए ये चीज़ें नहीं है, तो वो भी इन तरीके की फीलिंग्स को मैटर रखते हैं कि हाँ भाई हमें कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करना है। वाह। तो वो ये नहीं कहते कि आप सिर्फ मेरा ब्रेकफास्ट ही बनाइए, आप मेरा लंच के टाइम पे लंच पे ही रहिए, वो कहते हैं कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा मैं एक टाइम आगे पीछे खा लूंगा या कुछ भी खाकर एडजस्ट कर लूंगा, बट आप अगर किसी दीनहीन की मदद करके आते हैं, किसी असहाय की मदद करके आते हैं, तो उसकी ब्लेसिंग्स हमारे घर परिवार समाज सबको मिलेंगी। तो उन्हीं की जो मेन सपोर्ट है, चाहे मेरी फैमिली में जो भी मेंबर है बड़ा छोटा और बाकी भी मोरल सपोर्टिव, तो उनका भी यही कहना है, यही सोच है, और इसी की वजह से ही बहुत सारी सुंदर सेवाएं सालों से निरंतर दिन में रात में, अर्ली मॉर्निंग में, लेट एट नाइट में, मतलब रात की एक सेवा हमारी 9 बजे से 11 बजे तक होती है। अच्छा। ऑन द रोड। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मैं बाबरपुर रोड पर इस सेवा को करती हूँ, और हमारे बाबरपुर रोड से हमारी शादरा को टच करता है गांधीनगर, कृष्णानगर, चांदनी चौक, तो वहाँ से लेबर रिटर्न होती है रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे। भाई उनकी वो शॉप्स, गोडाउन और जितने भी शोरूम्स हैं वो सब क्लोज होते हैं, और वो ज़्यादातर साइकिल वाली लेबर होती है जी। तो एक नीडी लेबर जो कि दिन भर में अपनी साइकिल पे एक छोटा सा टिफ़िन, 1 कटोरी सब्जी और 4 फुलके वाला, वो लेकर सुबह से गई होती है, और वो जब रात को रिटर्न होती है तो उनको जब हम ये दान सेवा देते हैं ना, तो उनकी उसके अंदर संतुष्टि होती है, क्योंकि देखो पूरे दिन का एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। भाई 12 घंटे की जॉब सुबह 9 बजे से करने गए हुए रात को 9 बजे रिटर्न होते हैं जी, और उन्हीं 4 फुलके के ऊपर, और हम घर में होते हैं तो हम 4 बार ही खा चुके होते हैं। अनु जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है, और आपको ब्लेसिंग आपको मिल भी रही है, आप फीलिंग भी करते हैं, और सभी जो इस तरह के काम करते हैं उनको उसका जो पारितोषिक है या अदृश्य रूप में वो उनको प्राप्त होता है, और उससे संतुष्ट भी बिल्कुल बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी जो अंदर संतोष आता है, पता क्या है, इस तरह से जब हम अच्छे कोई भी काम करते हैं ना, हमें ना किसी को देख करके वो ईर्ष्या, जलन, ये सब चीज़ें फील नहीं होती जी। और हमें हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखती है। अभी मान लो कई बार होता है, कई बार कोई चीज़ हाथ से वो गिर गई, तो आदमी कहता है अरे ये तो मैं इस पर्पज से कर रहा था, ये मेरा नुकसान हो गया, तो हम कहते हैं हो सकता है इसमें कुछ भला हो, ये उसके लिए नहीं थी जिसके लिए हम सोच रहे थे जी। हो सकता है वो सड़क पे जो चींटी चल रही है उसके लिए तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रूप तो बनाया हुआ है, और कई बार हम उसको डायरेक्टली देखते हैं और कई बार हम उसे इनडायरेक्टली देखते हैं, तो हमें उसको सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ देखना बहुत जरूरी है। वाह, बहुत अच्छे। अनु जी हम आगे बढ़ते हैं, जो आपकी संस्था है
हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, तमाम जो आपको देख रहे हैं, कि आपकी संस्था की कोई नई परियोजनाएं और क्या हैं जो आप कर रहे हैं वर्तमान में, उसके अलावा और कोई नई परियोजनाएं या नए प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में भी बताएं। हमारा जो भी मुख्य उद्देश्य है, चाहे हम किसी भी सेवा में रहें जी, वही रहता है कि हम रियल ग्राउंड लेवल पर पहुँचे। जी जी जी। तो इसी के चलते चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, चाहे हमारी भोजन की सेवा है, और इसके अलावा जो और भी बहुत सारी हैं, वो क्या कहते हैं, सुनाती रहूँगी तो लगेगा कि सुना रहे कि किसी की भी मदद करना, तो हम उस मदद को बढ़ाना चाहते हैं जी। कि ये नहीं कि हम 10 जगह हाथ पैर घुमा के बैठे हैं और एक को भी सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे। जी, जी, तो हमारा है कि जो भी कार्य चल रहे हैं उसको सुचारू रूप से और निरंतर होने चाहिए, बिना अवरोध के होने चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अनु जी। हम यहाँ भी एक प्रश्न को जोड़ेंगे कि अगर जो आप सेवा कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, तन मन धन से कर रहे हैं, अगर कोई साथी आपके साथ जुड़ना चाहे, आपकी ट्रस्ट से, सेवा भाव से जुड़ना चाहे, तो वो किस तरह से जुड़ सकता है? वो भी अपने भाव से जुड़ सकता है जी। उसके अंदर वो भाव होनी चाहिए, वो फीलिंग होनी चाहिए जी। दिखावा नहीं, फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। अगर उसको उस सेवा को करके संतुष्टि होती है तो वो हमारा साथी है जी। जरूरी नहीं है कि देखिए कि वो आकर के हमें एक अमाउंट देगा तभी वो हमारा साथी है जी। उसके अंदर अगर फील है, क्योंकि सेवा मन के भाव से होती है, और जहाँ चाह वहाँ रहा। और बाकी हर सेवा में जब एक आदमी जुड़ता है वो अपनी तरफ से बेटर ही कोशिश करता है। क्या बात है। तो वो ये नहीं सोचता कि यहाँ मैं फिजिकली रहूँ या मेंटली रहूँ या फाइनेंशियली रहूँ, क्योंकि उसको भी जब ये संतुष्टि होती है कि ये सेवा कहीं ना कहीं किसी ना किसी को दिल से तसल्ली दे रही है, तो वो अपनी तरफ से बेस्ट करता है। बस हम यही चाहेंगे कि लोग अपने भाव से हमारे साथ जुड़ते जाएं और उनसे जो हो, जैसे हो, जिस तरीके से हो, वो उस तरीके से मदद करें। वाह वाह वाह। अनु जी, चलते चलते हम एक प्रश्न और आपसे करना चाहेंगे कि जो आपके साथ टीम जुड़ी हुई है, जो आपके साथ सेवा भाव दे रही है, और जो साथी तन मन धन से आपको सेवा दे रहे हैं, और जिनके लिए ये आप सेवा दे रहे हैं, जिन हमारे भाइयों के लिए, जिन बहनों के लिए, जो असहाय, गरीब, ज़रूरतमंदों के लिए आप सेवा कर रहे हैं, इन सब के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे सेवा हो और वो कैसे सेवा प्रदान करें और उसको सुचारू रूप से कैसे चलाएं? देखिए, आपने टीम का नाम लिया, सबसे पहले लेना चाहिए था, एंड में ले रहे हैं। उस टीम के बिना तो ये संस्था कुछ है ही नहीं जी। टीम ही, मैं कहती हूँ, वो ना जिसे कहते हैं एक बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं जी, 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 है ना, आईज, नोज, ये सारे ऑर्गन एक भी हिलता है तो हम डॉक्टर के पास लेटे हुए नजर आते हैं जी, 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 तो जी। मेरी टीम, मैं कहती हूँ, उसके जैसे तो कोई मिल नहीं सकता। मैं नाम भी जरूर बोलना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। जरूर, जरूर। प्रियंका नैन, कुसुम शर्मा, रेणु कोहली, संगम गर्ग, और क्या कहते हैं, सुमित सेन, नीलम अरोड़ा, ऋतु शर्मा, हेमा मोदी, और विशाल छिब्बड़, मुकेश गौड़, विजय ग्रोवर। इसके अलावा और भी बहुत सारे साथी हैं जो शायद मैं इस समय एकदम से नाम नहीं बोल पा रही या किसी का रह गया हो, तो लेकिन वो साथी मेरी ऑर्गन्स हैं इस संस्था के साथ। उनके जिसे कहते हैं ना, उनकी भी उतनी ही फीलिंग्स हैं जितनी की मेरी हैं, और शुरुआती तौर से जो जुड़े हुए हैं, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, मौसम नहीं देखते, और कई बार अपने ज़रूरी काम नहीं देखते, मेरी तरह उनका परिवार भी उनको सपोर्ट करता है। वो अपने परिवार की सपोर्ट से तन मन धन के साथ में इस सेवा में आगे बढ़ते हैं, तो उनके बिना ये सेवाएं नहीं हो सकती। तो मैं यही कहूँगी कि मेरी इस टीम को ईश्वर किसी भी बुरी नज़र से बचाए, उनके परिवार के ऊपर अपनी बहुत असीम कृपा रखे, जिससे कि उनका परिवार में खुशहाली हमेशा बनी रहे। बहुत अच्छे। लेकिन अब यहाँ दूसरी पारी, जिनके लिए सेवा करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिनके लिए हम सेवा करते हैं वो हमारा एक परिवार हो जाते हैं। वाह। हमारी एक सेवा जाती है एक बस्ती में। देखिए, आज भी दिल्ली में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लाइट और वाटर फैसिलिटी नहीं है जी। तो वो जंगल एरिया है, उसे कहते हैं यमुना खादर बस्ती जी, यमुना बेल्ट। तो वहाँ पर भी परिवार रहते हैं, तो वो अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं। बट यही होता है कि झोपड़पट्टी में रहना, एक झोपड़पट्टी स्लम हो जाती है जिसके अंदर बहुत तरीके के भाव वाले लोग रहते हैं। बट मैंने जो नोटिस किया कि इतने मेहनती लोग हैं वो वाले, तो हम यही कहेंगे कि ईश्वर हमारे उस परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए, उनके कष्ट हरे, और वो अपने परिवार का संचालन खुद बहुत अच्छे से कर सके, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। हमने उनको देखा है। हमने ये नहीं देखा कि वो यही कहे कि हम आप पे आश्रित हैं, नहीं,
वो मेहनत करके अपने परिवार को, आज भी उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे, हमारे बच्चे के हाथ में मिट्टी लग जाए तो हम 10 बारी वॉश करवा के आते हैं, और वो बच्चे मिट्टी में ही खेल कर बड़े हो रहे हैं। सर्दी गर्मी बारिश हम उनको उसी मिट्टी में देखते हैं। तो और फिर भी उनके परिवार के बच्चों में हमें जो दिखाई देता है, जो संस्कार दिखाई देते हैं, कि ऐसा नहीं कि वो मतलब कोई गलत भावना से वो बच्चे या परिवार हमें मिलते हैं, तो ईश्वर उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखे। अनु भाटिया जी, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।